आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आपका ये 11th क्लास का थर्ड चैप्टर है, ठीक है। और इसमें हम लोग समझेंगे कि कोई भी मोशन स्ट्रेट लाइन में अगर होता है तो कैसे होता है, क्या स्पीड होती है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सब के बारे में इस चैप्टर में बेहतर तरीका से समझेंगे। आपने स्पीड के बारे में, वेलोसिटी एंड आपका एक्सीलरेशन के बारे में क्लास 9th में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसी चीज को थोड़ा सा अलग वे में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके अलग तरीके से उसको प्रूफ करके हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। वैसे तो इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाएंगी जिसको आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कुछ फिजिक्स के बारे में। सबसे पहला सवाल, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता दूं। तो फिजिक्स क्या होता है? देखिए, फिजिक्स जो होता है ये एक ग्रीक लेटर से आया हुआ शब्द है। ग्रीक लेटर में एक वर्ड है फ्यूजेस। फ्यूजेस का मतलब होता है नेचर। तो जब भी हम लोग इस नेचर का फेनोमेना को जब हम समझते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर से जो फैक्ट निकल के आता है उन सब का पढ़ाई जो होता है इसी फिजिक्स में पढ़ा जाता है। जब भी कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज फिजिक्स, तो आप नॉर्मली बोल सकते हैं फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द नेचुरल फेनोमेना। क्या बोल सकते हैं? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द नेचुरल फेनोमेना। प्राकृतिक जो घटनाएं हैं उसको अगर हम लोग समझते हैं तो सारा चीज आपको फिजिक्स में मिलेगा, ठीक है। अब मैं फिजिक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का आपको बात बता दूं। तो सबसे फर्स्ट में, अब देखिए, जैसे कि नेचुरल फेनोमेना की बात करते हैं तो उसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अगर दे दूं, तो जैसे कि मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो मेरी साउंड आप तक कैसे पहुंच रही है, ये आपका सारी चीजें प्राकृतिक में हो रही है, हमारे नेचर में ये सारा चीज हो रहा है। लाइट जलते ही आपको सारी चीजें दिखने लगती है, आपके आईज से सब कुछ दिखने लगता है, आपके आईज के अंदर जो रिफ्लेक्शंस की वजह से इमेज बनती है। उसके बाद से और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि चार्ज का फ्लो होना, समझ गए। तो ये सारा चीज आपके नेचर में जो हो रहा है, तो ये कैसे होता है उस चीज को ही समझना है। जैसे हम कोई पत्थर ऊपर से छोड़ते हैं, यहां से रिलीज करेंगे तो ये इधर नहीं जाता है, इधर नहीं जाता है, ये अर्थ के तरफ ही अट्रैक्ट होकर आता है। इसके पीछे क्या रीजन है, इन सभी चीजों को हम लोग फिजिक्स में समझते हैं। ये सभी नेचुरल फिनोमिनन है, इसके फैक्ट, इसके लॉज, एक्सपेरिमेंट की वजह से ये सारा कुछ हम लोग समझ पाते हैं। अब देखिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो मेनली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो आपका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा कि ये जो पूरा एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स जो पूरा एक सब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर बना हुआ है। हम लोग क्या करते हैं कि सभी चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व किया हुआ है, उसके बाद से हम लोग इस चैप्टर को बनाए हुए हैं। जैसे कि मेरा साउंड आप तक पहुंच पा रहा है, ये पहुंचाने का काम जो है यहाँ एयर में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये काम करता है मेरा साउंड आप तक पहुंचने का। या फिर कोई ना कोई मीडियम है जो मेरे साउंड को आप तक पहुंचा रहा है। जब आप साउंड पढ़ेंगे तो उसमें बताएगा साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस, ठीक है। तो ये इसके पीछे जो ये कारण है, इसको हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद मैंने इसको समझा है। इसमें कोई भी जादू टोना तो नहीं होता है, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें जो भी हम लोग इस प्राकृतिक में हर एक चीज के पीछे क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया है। उसके बाद जाकर मैंने कोई ना कोई टॉपिक तैयार किया है हम लोगों ने। समझ गए कि नहीं? अगर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके जो भी लॉज और प्रिंसिपल हैं ये यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल बोलने का मतलब कि हमने जो भी फिजिक्स के नियम बनाए हैं, जैसे कि न्यूटन्स के जो 3 नियम हैं, तो ये सिर्फ हमारे लिए अलग नहीं होंगे, आपके लिए अलग नहीं होंगे, ये पूरी दुनिया के लिए क्या है, लागू है। मतलब हर एक लोगों के लिए, हर एक चीज के लिए जो भी नियम फिजिक्स में बनाए जाएंगे वो सबके लिए एक बराबर लागू होंगे। किसी के लिए अलग तो किसी के लिए अलग नहीं होते हैं, ये यूनिवर्सल होते हैं, सबको एक बराबर इसको मिलता है। अगर इसी के थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बता दें कि जो भी हमारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट वगैरह करके हमें कुछ बताया, तो ये श्योर नहीं है कि पूरी लाइफ वैसे ही रहेगी। ये बाद में अगर कोई नए साइंटिस्ट आएंगे, नए तरीके से उसको बताएंगे तो चेंज भी हो सकता है। यानी कि ये कोई 100% श्योर नहीं होता है। ये बाद में कोई आया और उस चीज को नए तरीके से एक्सपेरिमेंट करके एक्सप्लेनेशन दिया तो वो बदल भी सकता है। तो ये आपके फिजिक्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो 3 थे मैंने वो बात बताएं। मैं इसमें बता दूं
कि फिजिक्स के मेनली 5 ब्रांच होते हैं। आपको 11th 12th में जो फिजिक्स पढ़ना है वो मेनली आपके 5 ब्रांच में बटे हुए हैं, और इनसे रिलेटेड भी कुछ ब्रांचेज हैं। मैं आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट में आपको मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा। 11th क्लास में जैसे ही आपके चैप्टर स्टार्ट होंगे, जैसे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये भी मैकेनिक्स का आपका पार्ट है। तो मैकेनिक्स में सर क्या पढ़ते हैं? मैकेनिक्स में हम लोग मेनली स्टडी ऑफ मोशन, मैकेनिक्स में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, ये सब क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैकेनिक्स में हम लोग स्टडी ऑफ मोशन करते हैं। वैसे 11th क्लास का 90% सिलेबस इसी मैकेनिक्स पर है, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट में मोशन होगा तो उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी, उसके एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग याद करते हैं, और ये सभी चीज आपके मैकेनिक्स में पढ़े जाते हैं। मैकेनिक्स के बाद मैं बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स आपका एक फिजिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मो से ही पता चलता है, इसमें आपको हीट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हीट इंजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। अब हीट इंजन में आपका क्या होता है? हीट इंजन में जो होता है, हीट कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हीट एनर्जी को हम लोग कोशिश करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और वहीं रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स के बाद आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते थे। इसमें आप क्या पढ़ सकते हैं? आपको इलेक्ट्रो में जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एसी डीसी, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। समझ गए कि नहीं? उसके बाद है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग स्टडी ऑफ लाइट करते हैं, लाइट के बारे में इसमें पढ़ते हैं। लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, टेलीस्कोप, इन सब के बारे में आपको क्या है, ऑप्टिक्स में पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स में चले जाएं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में क्या करते हैं, इसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं। इनसे रिलेटेड और भी यहाँ पर कुछ है। एक्वास्टिक्स फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको साउंड के बारे में बताया, तो साउंड के बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक्वास्टिक फिजिक्स में पढ़ते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स की बात करें तो एस्ट्रोफिजिक्स में हम लोग एस्ट्रोनॉमी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, जैसे स्टार हो गया, प्लैनेट्स हो गए, इन सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ाई किया जाता है। सॉलिड पार्टिकल्स जो यही आपका क्वांटम फिजिक्स पे ही बेस्ड है, उनसे ही हम लोग उनके बारे में सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में मेनली आपको ये सारे पार्ट्स पढ़ने हैं, और अभी आपको 11th में मैकेनिक्स के बारे में ही खास करके आपको पढ़ाई करनी है। और मैकेनिक्स जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपका 90% सिलेबस 11th क्लास का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें देखिए फिजिक्स में जो मैथ होता है वो इसका क्वीन है, समझ गए कि नहीं? अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप पूरी तरीके से फिजिक्स को नहीं समझ सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको बात बताया है बेसिक लेवल पर, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैथ्स में कम से कम आपको ट्रिगो के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कैलकुलस के बारे में मतलब कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह जो होता है उसके बारे में। ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसमें आपको ग्राफ जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको वीटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, एटी ग्राफ, इन सब के बारे में क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और मैं मोशन की जब मैं बात स्टार्ट कर दिया यानी कि मैकेनिक्स में ही आएगा। और चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर के सबसे पहले देखेंगे कि ये जो मोशन है, मोशन क्या होता है। तो क्लास 9th में आपको बताया गया था कि मोशन का मतलब होता है कि चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। क्लास 9th में मैंने आपको समझाया था। सपोज करते हैं कि ये मार्कर है और t1 टाइम पर यहां पर है और मैंने इसको ऐसे फेंका। अभी t2 टाइम पर कहां है, यहां है। पहले t1 टाइम पर यहां था, t2 टाइम पर यहां पर है। तो जो इस मार्कर का पोजीशन यहां से लेकर यहां तक चेंजेस हुए हैं,
इसी को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। मोशन वर्ड नाम सुन के ही लगता है कि किसी न किसी चीज में गति है, स्पीड, समझ में आया कि नहीं, स्पीड है तभी तो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है अपने पोजीशन को। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को समय के अनुसार चेंज कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इस चैप्टर में ये मैकेनिक्स के अंडर में आता है। किसके अंडर में आता है, मैकेनिक्स के अंडर में आता है। और मैकेनिक्स आपका जो है 90% सिलेबस है क्लास 11th का। तो जब ये 90% सिलेबस है तो इस चैप्टर को या फिर पूरे मैकेनिक्स को बारीकी से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जब हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे और मैकेनिक्स में हम बताया था कि स्टडी ऑफ मोशन करते हैं। क्या करते हैं बाबू, स्टडी ऑफ मोशन, मोशन के स्टडी करते हैं। अब देखिए, इसमें भी जो मोशन होंगे वो 3 तरीके से होंगे। एक तो स्टैटिक मोशन होगा आपका, ठीक है, स्टैटिक में होगा। उसके बाद से डायनेमिक होगा और काइनेटिक होगा। क्या होगा आपका, काइनेटिक। देखिए, ये 3 जो वर्ड मैंने बोला, मैकेनिक्स में स्टडी ऑफ मोशन करते हैं और इसमें भी मैंने जो 3 पार्ट आपको बताए हैं इसमें मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। स्टैटिक मतलब क्या होता है कि इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं मोशन एट रेस्ट। क्या पढ़ते हैं, मोशन एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है तो T1 टाइम पर भी यही है और T2 टाइम पर भी यही है। मतलब कि आपका समय तो चेंज हो रहा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये मार्कर यहाँ पर है और समय तो बढ़ रहा है लेकिन ये मार्कर यहाँ से बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, तो ये मार्कर क्या है, रेस्ट पर है। क्या है, रेस्ट पर है। और जब ये रेस्ट पर रहेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो जब स्पीड 0 होता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, रेस्ट पर होता है। तो वैसे को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक मोशन। समझ में आया कि नहीं जी। तो स्टैटिक में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं एट रेस्ट पोजीशन पर। देखिए सर, रेस्ट में है तो उसके ऊपर क्या फिजिक्स लागू होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही है तो इसके ऊपर क्या फिजिक्स लागू हो रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी रहता है तो उसके ऊपर फिजिक्स लागू होता है। जैसे कि इसका जो वेट है, इसका जो वेट है वो किसकी वजह से है, इसमें कोई ना कोई वेट तो है ना। आप अपने हाथ पर रख रहे हैं तो ये मार्कर का कोई ना कोई वेट तो है, ठीक है। ये आपके हैंड के ऊपर थोड़ा सा तो फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी रहता है तो वो क्या करता है, वो फोर्स लगाता है अपने वेट के बराबर। तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg, मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो इसका मास है उसकी वजह से क्या होता है, इसमें एक वेट आ जाता है। जब ये नीचे की ओर फोर्स लगाता है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अर्थ के तरफ भी इस पर लगाया जाता है। तो आपने देखा कि अगर रेस्ट में भी है तो इसके ऊपर कोई ना कोई चीज लागू हो रहा है। अगर मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन पर इसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया जाए और ये चल नहीं रहा है, बिल्कुल रेस्ट पर है, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि अगर आप ऐसे कोई आपका सरफेस है, इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन है और इसके ऊपर मान लीजिए कि मैंने कुछ ऐसे करके रख दिया ऑब्जेक्ट जो चल नहीं रहा है बिल्कुल भी। देखिए, ऐसे तो इसको गिर जाना चाहिए था लेकिन इस तरीके से रुका हुआ है तो भी इसके ऊपर कोई ना कोई चीज लागू हो रही है। रुका हुआ क्यों है, क्योंकि इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड हो रहा है। ये अपना नीचे की तरफ वेट लगा रहा है, ठीक है। तो यहां से देख रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ भी है तो इसके ऊपर क्या है, कोई ना कोई चीज अप्लाइड हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई चीज ऐसे ऊपर टंगा हुआ है, ठीक है। एक रस्सी के माध्यम से, स्ट्रिंग के माध्यम से कोई चीज ऊपर क्या है, लटका हुआ है। फिर भी ये कैसे, इसके नीचे तो कोई सरफेस नहीं है, फिर भी ये लटका हुआ है, इसके ऊपर मास तो है ही, ठीक है। तो ये जो धागा है, इस धागे के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, टेंशन है। क्या है, उनके बीच में टेंशन है जिसकी वजह से ये क्या है, ऊपर लटका हुआ है। तो जब भी कोई पार्टिकल्स रेस्ट में भी रहता है तो उसके ऊपर बहुत सारे फिजिक्स अप्लाइड हो रहे होते हैं। तो हमें इसके बारे में भी पढ़ाई करना पड़ता है। डायनेमिक्स के बारे में पढ़ाई करें तो ये भी ऑब्जेक्ट, वैसे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो ऑलरेडी क्या है, मोशन में है। और इसमें ऑब्जेक्ट मोशन में है तब जाके इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। और मोशन का कॉजेस, कॉजेस का मतलब कारण, हम लोग इसमें कारण को भी समझते हैं
कि क्या कारण है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। अब जैसे कोई मेरे पास मान लीजिए खिलौना है, ये एक गाड़ी है, बच्चा में जो होता है, और ये क्या कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। या आगे की ओर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमने इस पे क्या किया है, कोई ना कोई फोर्स अप्लाइड किया है जिसकी वजह से ये आगे की ओर मोशन में है। तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो मोशन में है और उस पे क्या कारण है जिसकी वजह से ये मोशन में है, तो हम लोग ये डायनेमिक्स में आते हैं। काइनेमेटिक्स में अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसके बारे में पढ़ाई पढ़ते हैं विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉजेज। बिना कारण को समझे हुए, हम लोग को कारण से कोई मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट मोशन में है बस उससे मतलब है। अगर ऑब्जेक्ट कोई मोशन में है और उसके कारण को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसके रीजन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि किस रीजन से वो मोशन में है, तो अगर उस ऑब्जेक्ट की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो काइनेमेटिक्स में आ जाएंगे। काइनेमेटिक इक्वेशन भी आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपको यहां भी पढ़ना है। इसका भी प्रूफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के माध्यम से किया जाएगा इसमें। उसके बाद से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as पढ़े होंगे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तीनों इक्वेशन को भी इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और हम लोग उसके रीजन को छोड़ देते, उसके कॉजेस को छोड़ देते हैं, विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉजेस, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर उसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं वो सारे काइनेमेटिक्स में होंगे। डायनेमिक्स में विद कॉजेस पढ़ना है, और आपके स्टैटिक में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके बारे में हमें पढ़ाई करना होता है। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर पूरा मोशन कंप्लीट होगा, और यही मैकेनिक्स में आपको इन सभी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, काइनेमेटिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक्स में भी 1D मोशन, आपका 2D मोशन एंड 3D में बात करेंगे। ठीक है, 1D में क्या बात करेंगे, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब देखिए कोई भी मोशन होगा तो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये कोई गाड़ी है स्ट्रेट लाइन में सीधा चल रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में सीधा चल रही है, क्या बोलेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट या तो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट जा सकती है या फिर वर्टिकली स्ट्रेट हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर से नीचे छोड़ा तो क्या होगा, नीचे से मैंने नीचे से ऊपर फेंका, ऐसे जाएगा, समझ गए। तो हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली काम कर सकते हैं। 2D में अगर हम बात करते हैं तो आपका मोशन इन प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोशन इन प्लेन। प्लेन का मतलब क्या, अब जैसे कि मैं आपको इधर बना लिया ऐसे, ये मान लीजिए x है, सॉरी ये x है, ये y है और इसको z मान लेते हैं। ठीक है, ये एक प्लेन इधर है, एक प्लेन इधर है और एक प्लेन इधर है। अब मान लीजिए कि मैं इधर खड़ा हूं, इधर, यहां से मैंने कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ऐसे उड़ते हुए आया, ऐसे गिरा, तो ये सारा जो मोशन हो रहा है किस प्लेन में हो रहा है, इस प्लेन में हो रहा है कि नहीं। अगर मैं इधर खड़ा होकर इधर बॉल को फेंका, या ऐसे उड़ते हुए जाएगा, ऐसे गिरेगा, ये किस प्लेन में हो रहा है, इस प्लेन में हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर कोई भी मोशन किसी एक प्लेन में हो रहा है, आप मोशन इन प्लेन जब पढ़ेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपको उसमें जानना होगा। तो कोई भी मोशन अगर एक प्लेन में हो रहा है तो ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, 2D मोशन में बोलेंगे। ठीक है, 3D की बात करें तो मोशन इन स्पेस, स्पेस का मतलब क्या, अब मान लीजिए यही तीनों प्लेन है हमारे पास, कोई चिड़िया अगर ऐसे करके उड़ रही है, इसमें उड़ रही है, ठीक है, तो क्या करेगी, इस प्लेन और इस प्लेन, तीनों प्लेन में अपना कोऑर्डिनेट्स क्रिएट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, मोशन इन स्पेस हो जाएगा आपका। समझ गए कि नहीं। तो काइनेमेटिक्स में आपको 1D 2D एंड 3D मोशन होंगे, मोशन इन स्पेस, मोशन इन प्लेन एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली भी हो सकते हैं। तो मेनली हमको चैप्टर कहाँ पढ़ना है, तो हमको चैप्टर ये पढ़ना है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सब के बारे में एक एक करके बारीकी से बताऊंगा।
फिर उसके बाद हम लोग इसमें काइनेमेटिक इक्वेशन को बाय डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेथड से क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्पीड क्या देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आपका यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन देखिए एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स कितने ब्रांचेज में बटे हुए हैं। आपका 11th में सबसे ज्यादा जो टॉपिक है वो मैकेनिक्स है, 90% आपका जो सिलेबस है वो है। ठीक है, तो उसमें क्या हम आगे बात करेंगे कि जो आपका काइनेमेटिक मोशन में हम लोग जो मैकेनिक्स का जो थर्ड पार्ट था काइनेमेटिक्स वाला, उसमें हम लोग देखे थे 1D 2D एंड 3D। 1D में अगर देखते हैं तो मैंने बताया था कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन अब या तो हॉरिजेंटली होगा नहीं तो वर्टिकली होगा। ठीक है, अब हॉरिजेंटली हो या फिर वर्टिकली हो, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तो उसमें कोई ना कोई स्पीड होगा। ठीक है, अब ये जो मोशन होता है तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब ये यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देकर बताता हूं। तो सिंपली सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सपोज करते हैं ये मेरे पास एक गाड़ी है। ठीक है, और अभी टाइम 0 है, यहां से स्टार्ट हुआ, इसने करके स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के बाद ये जब चला तो 1 सेकंड में या फिर 1 मिनट में या फिर 1 घंटे में, एक यूनिट टाइम में, मान लीजिए 1 घंटे में इसने 20 किलोमीटर चला। ठीक है, 2 घंटे में 40 किलोमीटर चला, 3 घंटे में 60 किलोमीटर चला। तो देख रहे हैं कि ये हर घंटे क्या कर रहा है, एक फिक्स्ड किलोमीटर कवर कर रहा है, एक इक्वल किलोमीटर क्या कर रहा है, एक इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन में हम क्या बात करेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ठीक है, यहां पर क्या होगा, उस कंडीशन में हम उसको यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन से मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पर फिगर में अगर समझा दूं, ये एक मेरे पास सपोज कीजिए क्या है, गाड़ी है। ठीक है, और ये गाड़ी आपका यहाँ टाइम 0 से स्टार्ट होती है और टाइम 1 आवर में ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया ये मान लीजिए 20 किलोमीटर मैंने जैसा बताया। ठीक है, 20 किलोमीटर कवर किया, फिर यहां से यहां गई, यहाँ पर 2 आवर टाइम हो गया और डिस्टेंस इसने 40 किलोमीटर कवर किया, यहां से यहां गई 3 आवर टाइम हो गया और डिस्टेंस 60 किलोमीटर कवर किया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक गाड़ी जो है वो एक इंटरवल, एक यूनिट टाइम में क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20 कवर कर रही है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रही है, कवर कर रही है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। यहां पर जो होता है स्पीड जो होता है कांस्टेंट होता है। स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स होता है। उस गाड़ी का स्पीड बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। समझ गए कि नहीं? वैसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की पढ़ाई पढ़ते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन में यही जानना है कि स्पीड यहां पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सर यहाँ पर स्पीड तो कांस्टेंट होता है और एक्सीलरेशन क्या होता है, तो एक्सीलरेशन जो है यहाँ पर बिल्कुल 0 होता है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर बिल्कुल 0 होता है, एक्सीलरेशन होता ही नहीं। क्योंकि अगर एक्सीलरेशन रहेगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, चेंज होने लगेगा। समझ गए कि नहीं? तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में अगर पढ़ेंगे तो ये हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर आप पढ़ते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, मान लीजिए आपके पास कोई यहाँ पे गाड़ी था, 1 आवर गाड़ी चला, 30 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर किया। समझ गए कि नहीं? ठीक है, ये आपका गाड़ी है। ठीक है, थोड़ा बेढंगा है। तो यहां से जब यहां पहुंचे ये 30 किलोमीटर चला, यहाँ 2 आवर टाइम लिए तो पता चला कि ये
50 किलोमीटर तक अभी पहुंचा है, ये डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, यानी कि 20 किलोमीटर का इसने रास्ता तय किया है सेकेंड आवर में। तो पहले में 30, दूसरे में 20, तीसरे में पता चल रहा है कि कोई और डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पर कोई फिक्स्ड नहीं है, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसको बोलेंगे एक्सिलरेटेड मोशन, एक्सिलरेटेड मोशन, ठीक है। इसमें कोई ना कोई एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन है तभी तो इसका क्या कर रहा है, स्पीड जो है वेरी कर रहा है, स्पीड बार बार चेंज हो रहा है, तभी जाके ये अनइक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर पा रहा है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो यहां पर आ गया एक्सिलरेशन। अब इसको भी अगर हम दो पार्ट में देखें तो आपका एक्सिलरेशन भी जो होता है वो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन होगा, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन होगा। क्लियर है? यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का मतलब क्या है, अब इसको थोड़ा यहां पर समझिएगा। अगर यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन होगा इसका मतलब ये है कि गाड़ी जो है अपना स्पीड तो चेंज कर रही है, लेकिन एक फिक्स्ड स्पीड उसका चेंज हो रहा है, फिक्स्ड। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ ये सबसे अच्छा आपका एग्जांपल है। यहाँ से मैंने कोई ऑब्जेक्ट को क्या किया, छोड़ा। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ये ऊपर में कोई मान लीजिए कि ये टावर है, मैं टावर पे यहाँ पे चढ़ गया हूँ, ठीक है, और इस टावर पे चढ़ के मैंने कोई ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ छोड़ा है। तो अभी शुरू में जब मैंने इसको जेंटली ड्रॉप किया तो इसका स्पीड क्या था, 0 था, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। जब ये 1 सेकेंड टाइम हुआ तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर लग रहा है तो ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दूसरी बार में कितना होगा, अब तो इसमें 10 मीटर पर सेकेंड तो था ही, दूसरी बार में 10 मीटर अब प्लस 10 मीटर 20 मीटर हो जाएगा। तीसरी बार में क्या होगा, 20 मीटर प्लस 10 मीटर 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसका हर सेकेंड स्पीड कितना से इंक्रीज हो जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, स्पीड इंक्रीज कर जा रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक फिक्स्ड स्पीड हर सेकेंड उसमें इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। अब या तो बढ़े और नहीं तो घटे, घटेगा तो रिटार्डेशन, बढ़ रहा है तो चलिए भैया इंक्रीज कर ही रहा है। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर एक फिक्स्ड स्पीड इसमें हर सेकेंड ऐड होते जा रहा है, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होंगे आपके 3 इक्वेशन तो लगेंगे ही, जैसे कि v इज इक्वल टू क्यू प्लस ए टी हो गया, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब आपने 9th में पढ़ा है। ये जो भी आपका इक्वेशंस है ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहेंगे तो वहां पर अप्लाइड होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करें तो सपोज करते हैं कि कोई गाड़ी अगर चल रही है, उसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 50 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर उसका स्पीड सॉरी सेकेंड नहीं, आवर यहाँ पे कर लेते हैं। नेक्स्ट आवर में देखा गया कि वो 60 हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आवर में देखा गया उसका स्पीड 100 से चल रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पर आवर एक यूनिट टाइम में स्पीड जो है एक फिक्स्ड नहीं अनफिक्स तरीके से एक इरेगुलर वे में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो वहां पर एक्सिलरेटेड तो कर रहा है गाड़ी, लेकिन एक फिक्स्ड क्वांटिटी में नहीं कर रहा है, अलग अलग स्पीड उसमें इंक्रीज करते जा रहे हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन हो जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन को अभी रहने दीजिए, यहां तक हमें अच्छे से समझना है। आपने देखा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा एंड नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। मैं आपको अब इसके बाद बताता हूं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। इसमें अभी हम लोग जानेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको देखते हैं, आपने क्लास 9 में ये चीजें देखी है, कोई ज्यादा अलग नहीं है, सेम ही है, उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए डिस्टेंस मीन्स क्या होता है, दूरी। अब इसको कैसे समझेंगे, इन दोनों में अंतर क्या है, जबकि दोनों का ऐसा यूनिट आपका मीटर ही है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। तो डिस्टेंस जो होता है
एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ कवर किया गया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और वहीं मैं आपको समझाता हूं, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, वैसे इसको डिस्प्लेसमेंट को सबसे शॉर्टेस्ट पाथ बोलते भी हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब मैं एक एग्जांपल के तहत आपको समझाता हूं। सपोज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली इस पोजीशन पे था, ये पोजीशन पर, ठीक है, यहां से ये दूरी तय की इसने, ठीक है, और फिर यहां से नीचे की ओर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 10 किलोमीटर चला एंड इधर चला आपका 5 किलोमीटर, क्लियर है। तो यहां पर डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस कह रहा है एक्चुअल पाथ, तो एक्चुअली में चला कितना दूर है, तो 10 ये चला है और 5 इधर चला है, इसीलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर। यही डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल पोजीशन ये था एंड फाइनल पोजीशन यहां है, इसके बीच की जो सबसे कम दूरी वाली, जो सबसे कम पाथ है, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, वो इस पोजीशन ये वाला है आपका। तो इसकी दूरी अगर आप निकाल लेते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री पर ये टर्न किया था, ये एक तरीके से हाइपोटेनस हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके आप इसका डिस्टेंस देख सकते हैं, ठीक है। वैसे करेंगे तो हो जाएगा आपका ये 100 और ये हो जाएगा 25, 100 एंड 25 क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 125, अंडर रूट 125 को बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 5√5 आपका हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, 5√5 क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ गए कि नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट आपने देखा यहां पर। अब मैं आपको बताता हूं सेकंड बात कि डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, एंड आपका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये स्केलर क्यों होता है, ये वेक्टर क्यों होता है, मैं आपको बता दूं। स्केलर क्वांटिटी ये इसलिए है क्योंकि अगर इसका डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी डिस्टेंस जो है 15 का 15 ही रहेगा। अगर इसका हम डायरेक्शन चेंज नहीं करते, सपोज यहां से यहां तक इसको 10 चलाए थे, ठीक है, एंड यहां से इधर ना चला के हम इधर ही चलाते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो भी क्या होगा, ये 5 किलोमीटर, तो भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ अगर स्ट्रेट लाइन में गया है कोई ऑब्जेक्ट, तो जितना डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका 15 किलोमीटर हो गया। यानी डायरेक्शन चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट को फर्क पड़ सकता है लेकिन डिस्टेंस को नहीं। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट की बात करें, ये मीटर ही होता है, ये भी क्या होता है, मीटर होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को देख लिया है। नेक्स्ट आपका जो वीडियो जाएगा उसमें हम लोग स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन को पूरी तरीके से देख लेंगे। थैंक यू।